हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम अपने घर में प्लांट्स को लेके आते हैं या गार्डनिंग की प्लानिंग करते हैं तो होता क्या है कि हम नए नए बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से प्लांटर्स खरीद लेते हैं और यकीन मानिए बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स भी खरीद लेते हैं। बट होता क्या है कि समटाइम्स हम फर्टिलाइजर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि नर्सरी से हम प्लांटर हमने वहीं पे खरीदा, प्लांट भी लगवा लिया उससे, जो माली होता है वहाँ पे नर्सरी में, और उसी से हमने क्या, उसने बोला कि फर्टिलाइजर डाल दें, ये वाला डाल दूं, तो हम कहते हैं हाँ डाल दो। तो होता क्या है कि हमें यही नहीं पता चलता कि कौन सा फर्टिलाइजर कौन से प्लांट के लिए सुइटेबल है और कौन सा नहीं है। तो ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ फर्टिलाइजर के बारे में ही बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं और कौन से फर्टिलाइजर को दे सकते हैं। जो हमारी फर्टिलाइजर होती है उसके दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी आती है ऑर्गेनिक की और दूसरी आती है आपकी सिंथेटिक की। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है वो बेसिकली जो ब्लड मील हो गया या फिर आपका मैन्योर हो गया, ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको हम बोलते हैं कंपोस्ट। यानी कि ये आप अपने प्लांट्स में डायरेक्टली नहीं दे सकते। अगर आप दे भी दोगे, एक तो ये डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे और दूसरा ये कि आपको एक पता नहीं चल पाएगा कि कितना मतलब अपने प्लांट्स को हमें इस फर्टिलाइजर को देना है। और जब हम क्या करते हैं, कंपोस्ट को रीट्रीट करते हैं, रीप्रोसेस करते हैं बाय यूजिंग अर्थवॉर्म, तो होता क्या है, अर्थवॉर्म के जरिए जो वो अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं उसको और उसको ट्रीट करते हैं, तो तब जाके जो हमें सॉलिड वेस्ट मिलता है तब वो वर्मी कंपोस्ट बनता है। जो वर्मी कंपोस्ट है वो बेसिकली एक तो ऑर्गेनिक है और दूसरा ये है कि उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। दूसरी और अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर आपका पूरा केमिकल बेस्ड होता है। अगर आप उसको प्लांट्स में डालते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होगा प्लांट्स को, वो इस वजह से क्योंकि एक तो वो केमिकल है उसके अंदर और आप फास्ट ग्रोथ के लिए अपने प्लांट्स को बूस्ट करने के लिए, उसके स्ट्रेंथ के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट इसके बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस हैं जैसे कि सपोज कीजिए आपने, जैसे मेरे पास ये प्लांट है, इस प्लांट को मैंने केमिकल फर्टिलाइजर दे दिया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर दे दिया, इसकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि अगर मुझे नहीं पता कि कितना देना है और मैंने इसको ओवर फर्टिलाइज कर दिया तो मेरा प्लांट डैमेज हो जाएगा सीरियसली। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक देते हैं तो ऑर्गेनिक अगर आप ज्यादा भी दे रहे हैं तो भी आपके प्लांट को कोई खतरा नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। जो केमिकल फ्री फर्टिलाइजर होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं प्लांट्स के लिए। तो क्यों ना हम इनको नॉर्मल ही ग्रोथ दी जाए प्लांट्स को, क्या इनको इतना जल्दी जल्दी रैपिड ग्रोथ के लिए क्यों हमें केमिकल की ओर जाना है। तो मेरा तो मानना यही है कि आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करें अपने प्लांट्स के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, इवन प्लांट्स को भी। दूसरा ये कि जो हमारा सिंथेटिक फर्टिलाइजर होता है ये बेसिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन का और आप बोल सकते हैं कि जो नाइट्रेट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए तो बिल्कुल अच्छा है ही नहीं, क्योंकि जो नाइट्रोजन और ये अमोनियम नाइट्रेट होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन फ्यूम्स की फॉर्म में पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बेकार है। वर्मी कंपोस्ट के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर सॉइल में इंसेक्ट लगे हुए हैं, वो इंसेक्ट्स जो कि हमारे प्लांट के लिए खराब होते हैं, तो ये वर्मी कंपोस्ट उस चीज को रोक देता है। प्लांट्स की ग्रोथ है या फिर फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, उसके लिए भी सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वर्मी कंपोस्ट में पाए जाते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट से प्लांट्स को चाहिए होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाते हैं। इवन जहाँ पे मतलब हमारी क्रॉप्स जो फील्ड्स में लगी होती है, जो खेती होती है, उसमें भी 40% वर्मी कंपोस्ट का यूज किया जाता है। इवन हमारे घर में भी जो हाउस प्लांट होते हैं हम इसको ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैं एनपीके डाल रहा हूँ अपने सारे प्लांट्स में और अच्छे से वाटरिंग कर रहा हूँ, सब चीजें परफेक्ट है, लेकिन फिर भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है और मेरे काफी ऐसे भी मेरे पास प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूटिंग भी नहीं हो रही है, जिनको 6-6 साल भी हो गए हैं। तो आजकल लोग एनपीके की साइड बहुत ज्यादा जा रहे हैं। पहले के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। पहले के टाइम में जो मतलब मेरे फादर भी थे वो भी प्लांटेशन का उनको भी बहुत ज्यादा शौक था, तो वो भी क्या करते थे, मैंने उनको सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और काउडंग केक ही मतलब देते हुए देखा है अपने प्लांट्स को। और यकीन मानिए गुड़ाई करना और उनकी वाटरिंग का, उनकी लाइटिंग कंडीशन का सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन होना ही एक अच्छे गार्डनर की पहचान होती है। एनपीके है, एन यानी कि नाइट्रोजन,
पी यानी कि फॉस्फोरस, एनके, पोटेशियम, तो इनके रेशियोज होते हैं कि 90 90 19, या ऐसा होता है कि 5% ये, 10% ये, 5% ये, तो इनके पूरे पूरे रेशियोज होते हैं। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है आपका, उसमें माइक्रो मैक्रो हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो में बेसिकली आपके एनपीके आ जाता है, और जो आपके माइक्रो है जैसे हो गया कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी चीजें वर्मी कंपोस्ट में मौजूद है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि हम वर्मी कंपोस्ट के साथ अपने प्लांट को फर्टिलाइज करें और रिजल्ट देखें। सीरियसली मेरे जितने भी प्लांट हैं मैं सब में वर्मी कंपोस्ट ही देती हूँ। मैं अपने प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइजर भी देती हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई भी फर्टिलाइजर देती हूँ तो उसके बीच में गैप होता है। मैंने एक क्वेश्चन ये भी मतलब आया था मेरे पास कि मैंने आज इसको राइस वाटर दिया था अपने प्लांट को, और फिर उसके बाद ऑनियन पील फर्टिलाइजर दे दिया है, फिर 20 डेज के बाद मैंने इसको बनाना पील दे दिया है, फिर मैंने काउडंग केक भी डाल दिया था बीच में। आप प्लांट को ओवर फर्टिलाइज कर रहे हैं। सपोज कीजिए बेबी है, आप बेबी को कितना फीड करा सकते हैं उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए। इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो भी बेबी की तरीके से होते हैं। जब हमारे प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं हम तभी उनको सेपरेट करते हैं और हमें बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन एक छोटा सा जो बेबी प्लांट हम लेके आते हैं उसके लिए भी नॉर्मल उतना ही न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होता है जितना कि एक ह्यूमन बेबी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये तो रही आपकी ऑर्गेनिक और सिंथेटिक फर्टिलाइजर की बात। अब बात करते हैं कि हमें अपने प्लांट में कौन कौन से फर्टिलाइजर को यूज करना चाहिए। जैसे कि हम समर्स में ठंडे पानी की तरफ जाते हैं, इसी तरीके से जब विंटर्स आते हैं तो विंटर्स में हम गर्म पानी की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से बहुत कम लोगों को ये नॉलेज है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं समर्स में उनको ठंडी खाद देनी चाहिए, और जो हमारी विंटर्स आती है उनमें गर्म खाद देनी चाहिए। तो आज हम थोड़ा इसके भी बारे में थोड़ा डीपली थोड़ा सा चले जाते हैं। तो होता क्या है, जो ठंडी खाद है आपकी, ठंडी खाद पत्तों से मिलके बनी होती है। जैसे सपोज कीजिए आपकी बालकनी में प्लांट्स हैं या आपके टेरेस में कहीं पे भी प्लांट्स हैं, उनकी जो सूखी पत्तियां हैं उन्हें कलेक्ट कर दीजिए, और कलेक्ट करके उनको एक बास्केट में स्टोर कर लीजिए। आप उसको तब तक स्टोर कीजिए जब तक वो बहुत अच्छे से क्रश करने लायक ना हो जाए। जब वो अच्छे से क्रश करने लायक हो जाएंगे, उनकी जो जो क्रश के लिए जो पाउडर बनेगा वो आप अपने किसी भी प्लांट में बड़े आराम से दे सकते हैं। ये ठंडी खाद होती है प्लांट्स के लिए। जो दूसरी खाद है वो है आपकी वर्मी कंपोस्ट। अगर आपका मीडियम साइज कंटेनर प्लांटर है तो आप क्या कर सकते हैं, एक मुट्ठी लीजिए और अपने प्लांट में दे दीजिए। ये ठंडी खाद होती है और जितने भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं वो उसको आराम से मिल जाता है। तो आप इसको क्या करें, हर 20 दिन बाद जो आपके फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं उनको बड़े आराम से आप दे सकते हैं। दूसरा, ये जो वर्मी कंपोस्ट है आप उसको एक मुट्ठी 1 लीटर पानी में अच्छे से डाल के रख दीजिए, और 3 दिन बाद इस सॉल्यूशन को छान के अपने हर प्लांट में दे दीजिए। आप यकीन मानिए आपके जितने भी प्लांट्स हैं हमेशा एवरग्रीन ही रहेंगे। तीसरा, आपको क्या करना है, जो काउडंग केक होता है यानी गोबर की जो खाद होती है, वो सबसे बड़ी बात तो वो बहुत ज्यादा पुरानी होनी चाहिए। पुराने होने के साथ साथ आप क्या करें, छोटा सा पीस लीजिए और उसको 1 लीटर वाटर में उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 3-4 दिन के लिए उसको रख दीजिए। रखने के बाद आप उसको छान के, अगर आपने 1 लीटर वाटर का सॉल्यूशन बनाया है तो उसका 3 गुना पानी यानी 3 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करके आप अपने किसी भी प्लांट्स में आराम से दे सकते हैं। और यकीन मानिए आपके जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। आप चाय पत्ती को भी यूज कर सकते हैं। जो आपकी यूज्ड चाय पत्ती है आप उसको क्या कर सकते हैं, वॉश कीजिए बहुत अच्छे से, सनलाइट में उसे सुखा के फिर आप अपने इंडोर प्लांट्स में, आउटडोर प्लांट्स में उसको दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए। अब बात करते हैं कि कौन सी गर्म खाद है जो कि हम समर्स में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो आपकी गर्म खाद है वो होती है यूरिया बेस्ड, जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया मिला होता है, या फिर नाइट्रोजन की जो रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वो फर्टिलाइजर आपके गर्म होते हैं। जैसे कि आप सरसों की खली भी यूज करते हैं काफी लोग, तो जो सरसों की खली होती है वो बहुत गर्म होती है, तो आप उसको विंटर्स में अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। आपको इन फर्टिलाइजर्स के फायदे आपके प्लांट्स में बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये सब चीजें मैं अपने प्लांट्स में अप्लाई कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप इन टिप्स के थ्रू अपने प्लांट्स को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और एवरग्रीन रख सकते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी फर्टिलाइजर हमें किस टाइम पे देना है। यकीन मानिए इन टिप्स के थ्रू
आपको और आपके प्लांट्स को अलग ही फायदा होगा और आपको देखने के लिए भी मिलेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम ऑर्गेनिक जो हमारा होममेड फर्टिलाइजर है किस तरीके से आप प्लांट्स में यूज कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को हेल्दी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट जो फर्टिलाइजर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ वो है बनाना पील फर्टिलाइजर। हम लोग जानते हैं कि जो बनाना पील फर्टिलाइजर है वो हमारे प्लांट्स के लिए कितना ज्यादा फ्रूटफुल है, बट मेरे जो एक वे है अपना बनाना पील फर्टिलाइजर देने का अपने प्लांट्स को वो थोड़ा डिफरेंट है। पहले बात करते हैं कि जो बनाना पील फर्टिलाइजर है क्या वो हमें अपने प्लांट्स को देना चाहिए, या जो बनाना पील फर्टिलाइजर है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे प्लांट्स के लिए। इसके अलावा कि हमें कब कब और कितने रेशियो में बनाना पील फर्टिलाइजर को अपने प्लांट्स में देना चाहिए। जो आपका बनाना पील फर्टिलाइजर है इसके अंदर जो पोटेशियम है वो बहुत ज्यादा मतलब रिच सोर्स है। जो एक बनाना है वो रिच सोर्स जो है वो सिर्फ पोटेशियम के लिए है। 42% जो पोटेशियम बनाना के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके भी रेशियोज कुछ अमाउंट में मौजूद होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी फ्रूटिंग के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए, प्लस उनके ग्रोथ के लिए। अगर आप बनाना पील फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स को देना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज़ के लिए कि आपके जो प्लांट्स हैं वो समर्स में भी हेल्दी हैं और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उनमें फ्रूटिंग अच्छी हो रही है और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। इसके अलावा जो वुड ऐश होती है यानी कि जो लकड़ी की राख होती है उससे कहीं ज़्यादा बनाना पील फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है प्लांट्स के लिए। स्पेशली जो हमारे पॉटेड प्लांट्स हैं यानी कि जो हमारे घर में हाउस प्लांट्स हैं कंटेनर्स में, उनके लिए ये एक मतलब कह सकते हैं एक बून है कि उनकी ग्रोथ और उनकी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, जो बनाना पील फर्टिलाइजर है उसके जो पील्स होते हैं बनाना के, उसको एक स्टोरेज में उसको स्टोर करते हैं और उसमें पानी से फिल कर देते हैं। 4-5 दिन बाद जब उसको यूज करते हैं तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑलरेडी डेवलप हो जाते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी है। ऐसा नहीं कि प्लांट्स के लिए वो हेल्दी नहीं है, बट कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आ रही है, तो हम इसको किस तरीके से यूज़ करें। और मेरे पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे कि उसमें लोगों ने कहा कि इतनी गंदी स्मेल आती है, तो हम तो प्लांट्स को देने के लिए मतलब बनाया भी था वो पूरा एज इट इज़ हमने फेंक दिया। तो मेरे पास एक और वे है जिससे आप अपने प्लांट्स को बनाना पील फर्टिलाइजर एज अ कंपोस्ट दे सकते हैं। जो कंपोस्ट है आपका वो थोड़े ही टाइम बाद डिकम्पोज हो जाता है और हमारे प्लांट्स के लिए सीरियसली बहुत अच्छा रहता है। तो आपको करना क्या है, ये मेरा तरीका है और यकीन मानिए बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग इसको अपना कभी भी बना सकते हैं। इवन जो आपके वर्मी कंपोस्ट है या आप कभी भी अपनी नई सॉइल रेडी कर रहे हैं तो उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आप बनाना पील्स लीजिए, कितने भी बनाना पील्स आपके पास हैं उनको बहुत अच्छे से सुखा लीजिए। आप सनलाइट में जब उसको सुखा दोगे तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे और हार्ड होने के बाद आप उसको अपने मिक्सी में और उसको अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद जो फर्टिलाइजर है इस तरीके से दिखाई देगा और फिर आप अपने प्लांट्स को नॉर्मली दे सकते हैं। किसी भी प्लांट में जो रेशियो होगा इसका देने का, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास ये वाला कंटेनर है, ये वाला, तो हम इसमें करेंगे क्या, आप सिर्फ, मैं ये बोलती हूँ कि जब वर्मी कंपोस्ट आप डालते हैं 1 महीने बाद अपने किसी भी प्लांट्स में इतने पॉट के लिए यानी कि मीडियम साइज पॉट के लिए, तो आपको करना क्या होगा कि एक फिस्ट लीजिए, एक मुट्ठी लीजिए और एक मुट्ठी इसको आराम से दे दीजिए। लेकिन जो बनाना पील आप फर्टिलाइजर देना चाह रहे हैं वो एक मुट्ठी से थोड़ा कम होना चाहिए, यानी कि हाफ पाम समझ लीजिए, इतना आप इसको आराम से दे दीजिए। इतना इस प्लांट के लिए सफिशिएंट है। ऐसे ही जो आपके प्लांट्स होते हैं तो जो उनका साइज है उस पर डिपेंड करता है वाटरिंग का और फर्टिलाइजर का। सपोज कीजिए अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लांट है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए जैसे मेरा ये वाला आपको प्लांट दिख रहा है, ये मीडियम साइज से थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसमें क्या करूंगी, इसमें मैं एक मुट्ठी बड़े आराम से दे सकती हूँ क्योंकि मेरा जो प्लांट का साइज है वो उस जो डेविल्स एवी का मैंने आपको दिखाया था उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो जब भी आपको वाटरिंग करनी है या फिर फर्टिलाइजर देना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि प्लांट के जो साइज है उसके अकॉर्डिंग उसको खाना दीजिए।
जो कि हमारा फर्टिलाइजर हो गया, वाटरिंग हो गया। अब आपको किस तरीके से अपने प्लांट्स में बनाना पील फर्टिलाइजर को देना है उसका तरीका मैंने अभी आपको बताया, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। एक चीज और मेरे को बतानी थी, सपोज कीजिए कि आपने कुछ प्लांट्स अपने वाटर में लगाए हुए हैं, जैसे कि ये वाला प्लांट देखिए मेरा एग्लेनिमा है और इसको मैंने वाटर में लगाया हुआ है। जो ये वाला प्लांट है ये भी मेरा एग्लेनिमा का प्लांट है। इसमें देखिए एक नया बेबी भी आ रहा है इसका, और इसका जो रूट का प्रोपोगेशन है कितने अच्छे से स्टार्ट हो रखा है, कितना अच्छे से इसकी ग्रोथ भी चल रही है। एक इसमें जो नई लीफ है वो भी आनी स्टार्ट हो रही है। तो आपको करना क्या होगा, जब भी आप अपने जो वाटर में जो आपके प्लांट्स हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपने बनाना पील फर्टिलाइजर का जो पाउडर बनाया है, जिस तरीके से हम अपने किचन में एसिड पॉटिडा या फिर टर्मरिक पाउडर यूजेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं एक पिंच यूज करते हैं। इसी तरीके से आपको जो बनाना पील फर्टिलाइजर है इसको भी पिंचेस में यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से वो मैं दिखाती हूँ। सपोज कीजिए जैसे मेरा ये वाला प्लांट है वाटर में, तो मैं क्या करूंगी, ये देखिए मैंने सिर्फ एक ही पिंच लिया और इसको इस तरीके से इसमें डाल दिया। ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व होने के बाद ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइजर इस प्लांट के लिए सफिशिएंट है, इसकी ग्रोथ के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारी मनी प्लांट है वो पानी में नहीं चलती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो कोई इसके लिए फर्टिलाइजर है, लिक्विड फर्टिलाइजर जो हम इसको दे सकते हैं। तो आप करें क्या, नॉर्मल सी चीज, जब भी आप अपने प्लांट्स के लिए बनाना पील फर्टिलाइजर बनाते हैं उसी से आप अपने इन प्लांट्स को भी फीड करा सकते हैं। आप इसको एटलीस्ट 20 डेज में एक बार अपने प्लांट्स को फीड करा दिया करें। जो आप बनाना पील फर्टिलाइजर का पाउडर अपने सॉइल में डालते हैं तो ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है और जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल तक आराम से पहुंचते चले जाते हैं, और धीरे धीरे जो हमारे बनाना पील फर्टिलाइजर का जो पाउडर है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे फर्टिलाइजर के बारे में। हमने एग शेल के बारे में सबने सुना है, बट जो एग शेल देने का एक वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो एग शेल है वो एक कैल्शियम कार्बोनेट सप्लीमेंट है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की स्ट्रेंथ के लिए और इनकी ग्रोथ के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी मनी प्लांट मुझे बहुत जल्दी जल्दी उसको बढ़ाना है, उसकी ग्रोथ फास्ट नहीं हो रही है, स्लो हो गई है, और मेरे प्लांट बहुत टाइम से ऐसा ही है और इसकी भी ग्रोथ इसी तरीके से चल रही है। तो कुछ लोग उस टाइम पे केमिकल्स की तरफ चले जाते हैं, यूज करते हैं कि हम ये वाला केमिकल डालते हैं इस प्लांट की ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर आप एग शेल का यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ेगी और आपको उसकी जो लीव्स जो निकलेंगी वो बहुत शाइनी निकलेंगी और हमेशा वो एवरग्रीन रहेगा आपका प्लांट। बहुत टाइम बाद आपके किसी भी प्लांट के पत्ते येलो होने स्टार्ट होंगे। जो पत्ते येलो होते हैं उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। वो ऐसे भी होते हैं कि आपने ओवर वाटरिंग कर दी है, या फिर आपने उसको ऐसी जगह प्लेस कर दिया जहाँ पे उसको लाइट नहीं मिल रही है, और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अपने प्लांट को ओवर फर्टिलाइज कर दिया है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। प्लस इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी प्लांट का जो पत्ते ऑटोमेटिकली येलो होते चले जाते हैं और धीरे धीरे वो गिर जाते हैं, तो ये एक प्लांट की एक लाइफ का पार्ट है। जैसे हमारी लाइफ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसी तरीके से प्लांट की लाइफ का एक पार्ट है। कुछ लोग बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे तो प्लांट के पत्ते 3-4 बहुत जल्दी जल्दी येलो हो गए और मेरे को तो टेंशन हो रही है ऐसे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने ओवर वाटरिंग नहीं की है या ओवर फर्टिलाइजिंग नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक प्लांट की लाइफ का पार्ट है। एग शेल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐड होते हैं। तो जब भी आप इनको एक साथ अपने प्लांट्स में देते हैं तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी सॉइल में जब वो चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं तो धीरे धीरे वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जो भी हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो भी एग शेल में पाया जाता है। अगर आप एग शेल को सपोज कीजिए अगर आप हर 15 दिन बाद अपने किसी भी प्लांट को देते हैं तो आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, जितने भी आपके एग शेल हैं आप उनको जैसे आप अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको एक कंटेनर में इकट्ठा करते रहिए। उसके बाद उनको मिक्सी में अच्छे से उसका पाउडर टाइप से बना लीजिए। आप ध्यान रखिएगा हमेशा उन प्लांट्स को दीजिएगा जैसे कि टमाटोज हो गए, जैसे वेजिटेबल्स के हो गए, या फिर आपके फ्लावरिंग वाले हैं आप उनको दे सकते हैं। बट अगर किसी प्लांट की अगर रिक्वायरमेंट है एसिडिक तो उसको मत दीजिएगा, और जो आपके हाउस प्लांट्स है जो इंडोर है उनको मत दीजिएगा।
वो मैं आपको इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि जो अंदर हम इंडोर प्लांट्स रखते हैं उनके पास सनलाइट इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं पहुँच पाती है और उससे कई बार फंगस भी लग जाता है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो मैंने बनाना पील बताया था, अगर आप वो दे सकते हैं उससे कुछ भी नहीं होगा प्लांट को। बस आपको करना क्या होगा, आप कोई भी फर्टिलाइजर दें, देने के बाद आप 1-2 दिन बाद उसकी गुड़ाई जरूर कर दें। जब आप टिलिंग करोगे अपने प्लांट्स की तो वो सॉइल के अंदर इजीली चला जाएगा और डिकम्पोज होने में थोड़ा फास्ट चीज हो जाएगी। अब जब मैं उसको ऐसे ऊपर फैला दूंगी तो उससे इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सॉइल तक पहुंचने के लिए भी गुड़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज और, अगर आप गुड़ाई करते हैं, सपोज कीजिए आपके पास कोई फर्टिलाइजर भी नहीं है, तो यकीन मानिए कि आप किसी भी प्लांट की गुड़ाई कर दो, वो उसके लिए फर्टिलाइजर से, मतलब कहते हैं ना कि कुछ अभी लॉकडाउन जैसे चल रहा था, कुछ लोगों के पास कोई भी एक तरीके से सोर्स नहीं था अपने प्लांट्स को फीड कराने के लिए कोई भी फर्टिलाइजर का, आप गुड़ाई कर दो, उतना ही सफिशिएंट है हमारे प्लांट्स के लिए। तो आप जरूर बताइएगा कि इस तरह ये जो मेरे वेज थे अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करने के लिए, आपको ये मेरे आइडियाज कैसे लगे, और जब भी आप इसको एक्सपीरियंस करें तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को अपने एडवाइसेस, अपने सजेशंस दे सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने मनी प्लांट के पत्तों को अच्छे से शाइनिंग दे सकते हैं और किस तरीके से उनको बड़ा कर सकते हैं। अपने प्लांट्स की क्लींजिंग करने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एलोवेरा का ही इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि एलोवेरा के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि मनी प्लांट या किसी और भी जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के लिए सफिशेंट होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका लिक्विड किस तरीके से बनाना है। जो एलोवेरा की जो ये लीफ है, मैंने इसको इकट्ठा किया, 3-4 लीफ ली मैंने, और इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड किया और इसका एक पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसको छान लिया है, और छानने के बाद देखिए ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है ये एलोवेरा का लिक्विड है। अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको अपनी स्प्रे बॉटल में फिल कीजिए और अपने आपके जो मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं उनमें अच्छे तरीके से दे दीजिए। एलोवेरा के फ़ायदे तो मेडिकल पर्पज़ के लिए हैं ही, बट हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। आप एलोवेरा को अपने प्लांट्स के लिए खाद बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा जब भी अपने किसी भी प्लांट की जब पत्तियों को साफ़ करती हूँ तो हमेशा एलोवेरा का ही यूज़ करती हूँ। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो आपके प्लांट्स हैं वो इतनी शाइनिंग क्यों करते हैं, तो शाइनिंग का बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न यही है। मैं हर 7 दिन बाद इस सॉल्यूशन को यूज़ करती हूँ। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो जो मेरे प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है, और साथ के साथ मेरा फर्टिलाइज़र अगर मैं ना भी दूँ तो भी ये फर्टिलाइज का काम करते हैं। आप जैसे देख ही रहे होंगे मेरी जो ये मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। मैंने इस सॉल्यूशन का ही यूज़ किया था इसके लिए, और देखिए कितनी शाइनिंग आ रही है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। वैसे भी जो मनी प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोअर प्लांट होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो इसको फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, हर 7 दिन बाद इनके पत्तों की क्लींजिंग करती रहती हूँ। आप हर अपने जितने भी आपके जो भी प्लांट्स हैं, चाहे वो फ्लावर्स के प्लांट हैं, चाहे वो आपके वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो आपके इंडोर प्लांट्स हैं, आप किसी भी प्लांट में इस सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस सॉल्यूशन को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है और फंगस लग जाती है, तो आप इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अपने प्लांट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे उनको फर्टिलाइज़र देना,
और गुड़ाई करना, उनको पेस्ट या किसी भी इंसेक्ट से बचाना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन होता क्या है, फिर भी जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, यहाँ तक कि प्लांट्स कुछ केसेस में मर भी जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑनियन पील फर्टिलाइजर के बारे में, इसको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से अपने प्लांट्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ऑनियन पील फर्टिलाइजर का सबसे अच्छे बेनिफिट्स क्या हैं प्लांट्स के लिए। बेसिकली करता क्या है, ये प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये सबसे अच्छा डिसीज रेजिस्टेंस है, विच मीन्स हमारे प्लांट्स में कोई भी इंसेक्ट्स लगे हैं या फिर कोई भी कीड़े लगे हैं तो ये उनसे बचाता है, हमारे प्लांट्स को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग रखता है। जो हमारे प्लांट्स की जो ये स्टेम होती है तो इस स्टेम को भी ये स्ट्रॉन्ग रखता है। तो ऑनियन पील फर्टिलाइजर बेसिकली है क्या, इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये ऑर्गेनिक पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है, तो आप जरूर इसको प्लांट्स में डालिए और इसका रिजल्ट देखिए। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको ये बनाना किस तरीके से है। तो ऑनियन का आपको करना क्या है, इसका अपर शेल लेना है। अपर शेल मतलब जो इसका ये ऊपर का पार्ट है, जस्ट ये सिर्फ आपने यही लेना है और इसको किसी भी कंटेनर में आप अच्छे से कलेक्ट करते जाइए। कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको वाटर से फिल कर देना है। वाटर से फिल करने के बाद आपको ये सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे ये मेरा दिखाई दिया है, क्योंकि मैं भी इसको 3 दिन पहले मैंने बनाया था। मैंने इसमें, अब ये देखिए इसमें किस तरीके से जो ऑनियन के पील्स हैं वो किस तरीके से डिसॉल्व हो चुके हैं। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्यूशन दिखाई देगा, है ना कितना इजी। ये आप अपने किसी भी प्लांट्स में दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि एक तो ये ऑर्गेनिक है और दूसरा कि ये पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है, जो कि हमारे प्लांट्स को बहुत जरूरी होता है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। जब हमारे प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो बेसिकली सबसे ज्यादा पोटेशियम पे बेस्ड होती है, तो आपको क्या करना है, ये फर्टिलाइजर दे देना है। अब नेक्स्ट ये आता है कि आप इसको प्लांट्स में किस तरीके से देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ये सॉल्यूशन है आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। आपको 5 लीटर वाटर लेना है एक बकेट में और ये 1 लीटर का सॉल्यूशन मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन को फिल्टर भी कर सकते हैं और बिना फिल्टर के भी इजीली डाल सकते हैं। लेकिन जब आप बिना फिल्टर करके डालें तो ध्यान रखिएगा कि उसकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई भी कर दें। गुड़ाई करने से होगा क्या, जो इसके जो ऑनियन पील होगा वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। अदरवाइज जो ये ऑनियन पील्स ऊपर रह जाएंगे, गमले के ऊपर रह जाएंगे, तो इससे ये नुकसान होगा कि उसमें फंगस लगने का पूरा चांस रहता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप इस फर्टिलाइजर को डालें तो थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर दें। मैं अपने सारे प्लांट्स में इसी फर्टिलाइजर को यूज करती हूँ। आप इसको हर 15 डेज में अपने प्लांट्स को फीड करा सकते हैं। हाय, आई एम अपूर्वा कौशिक फ्रॉम गार्डन गपशप। गर्मियाँ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, गर्मियाँ बढ़ती जा रही है और साथ ही के साथ जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका भी खतरा हमारे प्लांट्स के लिए बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे ये कीड़े पाए जाते हैं, जैसे कि एफिड्स हो गया, मीलीबग्स हो गया, वाइट फ्लाइज या वाइट फ्लाइज के अलावा स्पाइडर माइट्स या फिर रेड माइट्स। ये जितने भी चारों तरीके के कीड़े हैं, इस वीडियो में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करें और किस तरीके से इनको क्योर करें। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। जो स्पाइडर माइट्स होते हैं या रेड माइट्स होते हैं, ये आपको पत्तों के नीचे दिखाई देंगे, या व्हाइट फ्लाइज ये भी आपको पत्तों के नीचे दिखाई देंगे। सपोज कीजिए जैसे मेरा ये वाला प्लांट है, तो इस प्लांट की पत्तियों के नीचे आपको बहुत छोटे छोटे से रेड कलर के कीड़े दिखाई देंगे, बहुत छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर इनका दिखाई देगा। अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप से हम उसके पूरे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो जो व्हाइट फ्लाइज होती है, व्हाइट फ्लाइज एक तरीके से सफेद कलर का जो एक कीड़ा होता है, इसको हम व्हाइट फ्लाइज बोलते हैं। ये बहुत जल्दी से अपने कॉलोनीज को डेवलप कर लेते हैं, यानी कि अपने ग्रुप को बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं। बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर अंदर कम से कम 100 से ज्यादा ये अंडों को हमारे प्लांट्स की पत्तियों के नीचे छोड़ के चले जाते हैं, मैं ये कहूंगी। तो हमारा पूरा का पूरा जो ये लीफ है, पूरी की पूरी लीफ व्हाइट फ्लाई से या स्पाइडर माइट से, रेड माइट से पूरी तरीके से कवर हो जाती है। एफिड्स या फिर मीलीबग्स, अगर हम इन दोनों इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो ये कीड़े आपको कहीं पे भी ऐसे ही दिखाई दे जाएंगे। इसके लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि सपोज कीजिए ये पत्ता हो गया, पत्ते के ऊपर दिखाई दे जाएंगे, या जो ब्रांचेस हैं ब्रांचेस के ऊपर दिखाई दे जाएंगे, बड़े आराम से दिखाई दे जाते हैं। व्हाइट कलर के कीड़े होते हैं और इनको भगाना इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि पूरे जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो
तब तक एंड हो जाते हैं जब तक हम इनको भगाने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो प्लांट जो आपको हेल्दी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, आप उसको अच्छे से फिगर आउट कीजिए। उसके स्टेम को, उसके ब्रांच को, उसकी पत्तियों को, इवन उसकी पत्ती के नीचे के पार्ट को भी, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये छुप के अटैक करते हैं और ये सबसे ज्यादा अटैक करते हैं हमारे जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं या फिर जो हमारे वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं या फिर वो वाले प्लांट्स जिसके अंदर सैप बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब सैप हमारा क्या होगा, सपोज कीजिए कि हम किसी भी प्लांट को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें से जो भी लिक्विड निकलेगा इस लिक्विड को हम सैप बोलते हैं। तो ये जो सैप होता है ये जिस प्लांट्स में सबसे ज्यादा होता है, फॉर एन एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो वाइन, जो हमारी स्वीट पोटैटो वाइन है उसमें भी आपको व्हाइट फ्लाइज और रेड माइट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप ये प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट की पत्तियों को देखिए बिल्कुल मुरझा चुकी हैं और मुरझाने के अलावा देखिए इसकी पत्तियां पूरी पीली पड़ चुकी हैं। आपको दिख रहा होगा जो इसके ये पूरी बड़ी बड़ी ये जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस में भी देखिए कीड़े लगे हुए हैं। ये व्हाइट फ्लाइज को देखिए, व्हाइट फ्लाइज को हम जब भी मतलब आप जैसे किसी भी प्लांट के पास जाओ रात के समय में और आप उसको टॉर्च मतलब अगर टॉर्च से देखना चाहोगे तो आपको उड़ते हुए कुछ दिखाई देंगे व्हाइट कलर के कीड़े ना, तो इसको हम व्हाइट फ्लाइज बोलते हैं। ये मेरे क्रोटोन के प्लांट में लगे हुए थे, 2-3 क्रोटोन के प्लांट्स में लगे हुए थे, तो मैंने दो से तो मैं सक्सेसफुली वहां से अच्छे से जा चुके हैं। एक मेरा प्लांट अभी रह गया है जो मैंने इसको भी बाहर ही रखा हुआ है थोड़ा, जिससे और अंदर वाले प्लांट्स में इनका मतलब अटैक ना हो जाए। कुछ तो ऐसे भी होगा जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल चिरप करनी शुरू कर देगी, मतलब जैसे आप उसको टच करोगे तो टच करने से ये देखिए कचर जो आवाज हो रही है ये देखने के लिए मिलेगी। तो आपको करना क्या होगा, गर्मियों के मौसम में हम सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं बताइए? हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ठंडे पानी का। तो आपको करना क्या होगा, स्प्रे बॉटल लीजिए, उसमें चिल्ड वाटर को फिल कर दीजिए और अब हमारे जिस भी प्लांट के अंदर इंसेक्ट्स लगे हुए हैं उसको उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद आप देखना कोई भी अगर हम ऑर्गेनिक तरीका अपनाते हैं अपने इन इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, अपने प्लांट्स को सेव करने के लिए इन इंसेक्ट से, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार में यूज किया और आपके जो इंसेक्ट थे प्लांट्स के ऊपर लगे हुए वो सारे चले गए, नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। जब तक आप उसको जब तक यूज करते रहिए उस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को या उस ऑर्गेनिक तरीके को, जब तक हमारे इंसेक्ट प्लांट्स के ऊपर से पूरी तरीके से गायब नहीं हो जाते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक तरीका अपनाना चाहते हैं तो वो भी अपना सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कहने का मतलब ये है अगर हम केमिकल का यूज करेंगे तो केमिकल की वजह से हमारे प्लांट्स को भी खतरा होता है और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होता है। सबसे अच्छा काम ये कीजिए, स्प्रे करने के बाद आप मॉर्निंग और इवनिंग में स्प्रे कीजिए, दिन में स्प्रे मत कीजिए। जब भी आप स्प्रे करोगे तो स्प्रे करने के बाद क्या होगा, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है थोड़ा सा ह्यूमिड हो जाएगा। ह्यूमिड से जहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूमिड एरिया होता है वहाँ पे बिल्कुल अटैक नहीं करते और जहाँ पे ठंडी जगह होती है वहाँ पे भी ये बिल्कुल भी अटैक नहीं करते। आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में ये इस तरीके के इंसेक्ट्स देखने को मिलते ही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इनको हॉट एरियाज बहुत ज्यादा पसंद है और ये छुप के अटैक भी कर लेते हैं। तो ये ट्रिक जरूर अपनाइएगा। ये ट्रिक यूज करने से मैंने अपने बहुत सारे प्लांट्स को सेव कर चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है या किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा अपने व्यूज को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आप बग्स और इंसेक्ट्स को अपने प्लांट से दूर रख सकते हैं। समटाइम्स होता क्या है कि जब हमारे प्लांट्स में कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस तरीके से हम बचाव करें और किस तरीके से ये कीड़े आ गए हैं। तो आज मैं आपको इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस तरीके से आप अपने प्लांट्स को मीली बग्स, स्पाइडर माइट से दूर रख सकते हैं। प्लांट्स में कुछ बीमारियां सीड्स से आती हैं। जब भी हम सीड्स से ग्रो करते हैं किसी भी प्लांट को, तो उस टाइम पे हमें ये अच्छे से फिगर आउट करना चाहिए कि जो हम सीड लगा रहे हैं या बीज लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से हेल्दी होना चाहिए या उसमें कोई फंगस नहीं लगा होना चाहिए। जो दूसरी बीमारी आती है वो कई बार सॉइल की वजह से आती हैं और कई बार हवा की भी वजह से आती हैं, जिससे हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पत्तों का कलर है वो चेंज होने लगता है, मीन्स प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस वजह से जो पत्तों का कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ओवर वाटरिंग करने से भी फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी से होता है।
तो ऐसे में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। जब भी आप नर्सरी से प्लांट्स लाते हैं तो अच्छे से फिगर आउट करें कि कोई भी उसमें इंसेक्ट्स ना लगाओ, क्योंकि जब हम नर्सरी से ही प्लांट लेके आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उसको ठीक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो प्लांट्स में हम मेडिसिन देते हैं वो केमिकल से बनी होती है। हम क्या करते हैं, कई बार हम बाहर से लेके आ जाते हैं। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है, मैंने 1 बार 2 बार 3 बार बहुत बार मैंने ट्राई किया कि अपने प्लांट को सेव करूं इन इंसेक्ट से, बट उनसे कुछ भी नहीं होता। सीरियसली उनसे होता क्या है, जो भी हम मेडिसिन देते हैं वो सिर्फ प्रिवेंशन करती है, वो सिर्फ उस बीमारी को रोकती है, बट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाती है। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ऑर्गेनिक बना सकते हैं और अपने प्लांट्स को इंसेक्ट से दूर रख सकते हैं। जो मेरा ये बॉक्स है ये पेंसिल के शार्पन से हमेशा भरा ही रहता है, इसलिए क्योंकि जो पेंसिल के शार्पन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कार्बन रिच होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन होता है। तो ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एंट्स को और जो हमारे मीलीबग्स है, स्पाइडर माइट्स है, इन सबको बहुत दूर रखता है। तो मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से आपको अपने प्लांट्स में डालना है। आप इसको अच्छे से क्रश कर दीजिए और क्रश करने के बाद आप इस तरीके से इसको फैला दीजिए और फिर थोड़े दिन बाद इसकी गुड़ाई कर दीजिए। तो जब भी आप पेंसिल के शार्पन्स को डालेंगे इससे आपके जो मीलीबग्स हो गया, स्पाइडर माइट्स हो गया, ये दूर रहेंगे। मैं भी अपने प्लांट्स में इसी का यूज़ करती हूँ। सेकंड चीज़ आती है आपकी लेमन। लेमन एक बेसिकली नेचुरल सब्सटेंस है। लेमन को हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि सॉइल को एसिडिक बनाया जाए और साथ ही बग्स को भी दूर रखा जाए। आपको करना क्या होगा, आप यूज़ किए हुए 7 लेमन्स लीजिए और 1 लीटर बॉटल में उसको फिल कर दीजिए। 1 वीक के बाद जो एक सॉल्यूशन बना है, ये नेचुरल मेडिसिन आपके प्लांट्स के लिए रेडी है। जो लेमन का ये सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इसको 2 मंथ्स हो गए हैं, इसमें ना ही कोई कीड़ा लगा है, भी ना इसमें कुछ और लगा हुआ है। अब इस सॉल्यूशन को आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। अगर आप इस सॉल्यूशन को डायरेक्टली दे देते हैं तो प्लांट्स को बर्न होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, 1 लीटर के सॉल्यूशन में 3 लीटर वाटर को ऐड कीजिए और फिर उसके बाद अपनी स्प्रे बॉटल में डाल के उसको स्प्रे कर दीजिए। इस सॉल्यूशन को आप 3 महीने तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप चींटियों को अपने प्लांट से दूर रख सकते हैं। कई बार होता क्या है, जो हमारे गार्डन में लगे हुए प्लांट्स होते हैं तो उनमें चींटियां लग जाती हैं। जो उनकी मिट्टी होती है वो भी कई बार हम देखते हैं कि वो ऊपर तक आ जाती है, या फिर जब हम पानी देते हैं तो पानी जितना भी हम देते हैं वो उतना सारा का सारा ड्रेन हो जाता है। तो चींटियां किस तरीके से हमारे प्लांट्स के लिए खतरनाक हैं और किस तरीके से लिटिल बिट उसका एडवांटेज भी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चींटियां हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा जो चींटियां हैं, हमारे जो बगीचे में जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं या वो कीड़े जो कि हमारे प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं, तो ये उनको भी हमारे प्लांट से दूर रखती है। जैसे सपोज कीजिए मेरा प्लांट है, इसमें आपको चींटियां ऊपर नीचे करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब इस प्लांट में या तो मीलीबग्स हैं या फिर एफिड्स हैं, या इसमें कोई ना कोई इंसेक्ट इस प्लांट को अटैक कर रहा है। आप बहुत आसानी से इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं देखूं अपने किसी भी प्लांट में, तो अभी तो फिलहाल मेरे किसी भी प्लांट में आपको चींटियां नहीं दिखाई देंगी, लेकिन कुछ चींटियां होंगी, लेकिन वो मैं उनको कभी नहीं भगाती क्योंकि मेरे को पता है कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। जो आप मेरे प्लांट देख रहे हैं इसमें आपको एक भी चींटी वैसे दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैं अभी जैसे देख रही हूँ आपके सामने, तो एक दो चींटियाँ हैं
ज़्यादा नहीं है, बट एक दो चीटियाँ दिखाई दे रही हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारी ये जो सॉइल देख रहे हैं इस गमले की, ये सॉइल इस तरीके से आपको ये इस तरीके से दिखने स्टार्ट हो जाएंगी जब ज़्यादा चीटियाँ हो जाएंगी और जब वो अपनी कॉलोनीज को अच्छे से बिल्ड कर लेंगी। लेकिन अभी तो मेरे को अपने इन प्लांट्स में कहीं भी चीटियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरे को दिख गई। ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा होल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे चींटी अपनी कॉलोनीज को बिल्ड कर रही है। बट ये मेरे लिए तब तक खतरनाक नहीं हो सकता जब तक जितने भी आपको ये मिट्टी ये दिख रही है, जितनी भी ये सारी उठी हुई ना हो। ये सिर्फ एक ही जगह उठी हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है, जो काली चींटियां होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं प्लांट्स के लिए, लेकिन जो रेड कलर की चींटियां होती हैं वो खतरनाक होती हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक ही होती है। यहाँ तक कि वो जब हम लोग को भी काट लेती है तो हमें पता है उसका क्या असर होता है। ये देखिए, ये जो चींटी दिख रही है ब्लैक कलर की है, तो मेरे प्लांट्स में सबसे ज्यादा ब्लैक कलर की चींटियां ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जब चींटियां बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे गार्डन में आपको दिखाई देने लग जाएं, तो आपको क्या करना होगा। आपने व्हाइट विनेगर देखा ही होगा। व्हाइट विनेगर हमारे किचन से निकल के आता है, ये हम बहुत सारे फूड पर्पस में यूज करते हैं। तो जो ये व्हाइट विनेगर है, आप इसकी 2 स्पून लीजिए, 2 टेबल स्पून लीजिए इसको, और इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। 1 ग्लास वाटर में आप इसके 2 टेबल स्पून ले सकते हैं और उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आपके जितने भी प्लांट्स हैं आप उसमें अच्छे से इसको स्प्रे कर सकते हैं, और यकीन मानिए जो चींटियां हैं वो प्लांट से दूर भाग जाएंगी। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आता है इंग्रेडिएंट वो है आपकी दालचीनी। दालचीनी को भी हम बहुत ज्यादा फूड पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो जो ये दालचीनी का आपको ये टुकड़ा दिख रहा है, आप ये टुकड़ा लीजिए, या तो आप इसको क्रश कर सकते हैं, और अगर आप क्रश नहीं भी कर रहे हैं तो आप इसको 1 ग्लास पानी के अंदर डुबो के 2 दिन के लिए रख दीजिए। जब ये अच्छे से सबमर्ज हो जाएगा पानी में, तो आप उस पानी को अपने किसी भी प्लांट्स में दे सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा चींटियां लग चुकी हैं। आपका जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो भी हमारे किचन से ही निकल के आता है। आप हींग लीजिए, 1 स्पून आप हींग लीजिए, और उसमें जो हमारे हैंड वॉश होते हैं घर में, तो वो हैंड वॉश यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई भी हैंड वॉश है, जैसे मेरे पास जैसे डिटॉल का, तो इसी तरीके से आपके पास भी जो भी हैंड वॉश है उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन में मिक्स कीजिए। हींग, डिटॉल प्लस थोड़ा सा ऑयल, ऑयल कोई भी चलेगा। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो उसकी भी 2 ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, या आपके पास नीम ऑयल है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो जो ये सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन भी आपकी चींटियों को बहुत अच्छे तरीके से भगा सकता है। यहाँ तक कि अगर उसमें कीड़े भी लग चुके हैं तो ये कीड़ों को भी बहुत अच्छे से खत्म कर देगा। आपको चौथा इंग्रेडिएंट कौन से यूज करना है, आप टर्मरिक लीजिए। टर्मरिक लेने के बाद, यानी हल्दी लेने के बाद, उसमें काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर मिक्स कर दीजिए। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसको ऐसे ही अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी पानी में अच्छे से एक सॉल्यूशन बना के अपने किसी भी प्लांट्स पे दे सकते हैं। यकीन मानिए, इस सॉल्यूशन को भी यूज करके आप बड़े आराम से चींटियों को भगा सकते हैं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा, वैसे तो मेरे यहाँ पे चींटियां नहीं लगती हैं, लेकिन अगर इन केस कभी लगती हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे ज्यादा टर्मरिक का यूज करती हूँ। थोड़ी सी टर्मरिक लेने के बाद अगर आप उसको हर 10 दिन में ऐसे ही स्प्रिंकल कर देंगे अपने किसी भी प्लांट्स में, तो ये फर्टिलाइजर का भी काम करेगा, और फर्टिलाइजर के साथ साथ ही आपकी चींटियों को या आपके जो भी इंसेक्ट्स लगे हैं हमारे प्लांट्स में, उनको भी बहुत बेहतर तरीके से भगा देगा। या फिर जो कीड़े लगे हैं उनको भगाने के लिए
क्लॉव का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लौंग का भी यूज़ कर सकते हैं। जो लौंग होती है आप उसका नॉर्मली पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप उसमें थोड़ा सा ऑयल की ड्रॉप्स को ऐड कर दीजिए। हम ऑयल की ड्रॉप्स को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि अगर जब भी हम स्प्रे करेंगे तो वो ऑयल की हेल्प से अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। वो जल्दी से अगर हम पानी भी देंगे तो भी वो नहीं हटेगा। तो इसी वजह से हम हर सॉल्यूशन में ऑयल का यूज़ करते हैं। फिटकरी तो बहुत आसानी से हर घर में मिल जाती है। आपको क्या करना है कि 10 ग्राम फिटकरी लेके 1.5 लीटर पानी में उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जो आप सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे वो एक दिन बाद सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि एक दिन में वो बहुत अच्छे तरीके से डाइल्यूट हो जाएगा। और इस सॉल्यूशन को आप अपने किसी भी प्लांट्स में डाल सकते हैं। फिटकरी को बेसिकली हम फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो एलम हो गया, हमारी फिटकरी है, उसको बहुत अच्छे से पानी में मिक्स करके आप अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं। आप जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आपने कौन से सॉल्यूशन का यूज किया है और किस तरीके से आपने अपनी चींटियों को टाटा बाय बाय बोल दिया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।